मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य कीर्ति दीक्षित की लिखी कहानी केर बेर सी दोस्ती। ये मंडली की नई सदस्य हैं और इनकी हमारे शो में पहली कहानी है, इसलिए आपका प्यार और आशीर्वाद बनता है। चलिए शुरू करता हूं कहानी। सवेरे के 5 बजे से रामचरितमानस की धुन कॉलोनी के सारे घरों की बत्तियां जला देती थी और जो नहीं जलती वो प्रभाकर सिंह और शांतनु पांडे के झगड़े से जल जाया करती। ये दोनों 50 साल से पड़ोसी थे और करीब उतने ही समय से दोस्त भी थे। दोस्त ऐसे जैसे केर बेर, हाँ वही रहीम के दोहे वाले केर बेर जो एक दूसरे को सह नहीं सकते और एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते। दोनों को एक दूसरे से दूर ना जाना पड़े इसलिए बेटों से कह दिया था अपने शहर को छोड़ के नहीं जाएंगे। प्रभाकर सिंह उम्र में 60 बसंतों के गवाह थे, लेकिन स्वभाव में बिल्कुल जून के सूरज जैसे। अंग्रेजी के प्रोफेसर रहे थे और धोती कुर्ते के अलावा कभी कुछ तन पे नहीं रखा। अब रिटायरमेंट के बाद बस फर्क इतना आया था कि हाथों में तेल पिया हुआ चमचमाता डंडा भी उनके साथ चलने लगा था। मजाल किसी की जो उनकी आंखों में क्षण भर भी झांक ले। लेकिन शांतनु शर्मा बिल्कुल उलट, बहते पानी से। 58 बरस के थे, लेकिन चेहरे की चमक ऐसी कि किसी नौजवान की क्या होगी। आज भी सुबह सुबह प्रभाकर के टेप रिकॉर्डर पर बज रही रामचरितमानस की चौपाइयों से शांतनु झल्ला के उठे थे। अपने घर यानी शांतनु सदन की बालकनी से आंखें मलते हुए जोर से चिल्लाए, क्यों भाई सूरज से कंपटीशन लगा रहता है, कभी तो उसे भी आ जाने दिया कर। प्रभाकर जी ने चेहरा घुमाया और कहा, मैं ये ना करूं तो यहाँ की सुबह भी दोपहर बाद हो, और तू तो चौथेपन में आ गया है, अब तो राम भजन में जी लगाया कर। शांतनु फिर बोले, अरे खुद तो 60 के हुए हैं पर मोहल्ले भर को 70 का बनाने में तुले रहते हैं। इतने में रोल बनाकर हॉकर ने अखबार उछाला। शांतनु अखबार पकड़ते हुए बोले, आता हूं थोड़ी देर में, फिर बुढ़ापे और जवानी का मुआयना करते हैं। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए और अंदर चले गए। इन दो दोस्तों की यही नोकझोंक सारी कॉलोनी वालों के खाली वक्त में बहस और मजाक दोनों का मुद्दा हुआ करती थी। प्रभाकर जी और शांतनु जी दोस्त थे भी या नहीं, ये साबित करने के लिए शर्तें लग जाया करती थी। पर इस बार शायद वक्त ने इन दोनों की दोस्ती की परीक्षा लेने की तैयारी कर ली थी। 10 बज गए थे। हाथों में तुलसी की माला लिए प्रभाकर बाहरी बारामदे में बैठे थे। गेट पर कोई आता दिखाई दिया तो उन्होंने आंखों पर हाथों की छत बनाकर देखा और आवाज दी, कौन है? प्रभाकर जी के इस सवाल का जवाब शांतनु हमेशा ये कह के देते थे, ये कहलाता है बुढ़ापा, नजर कमजोर, याददाश्त कमजोर। लेकिन आज शांतनु जी चुपचाप आकर प्रभाकर जी के सामने वाली बांस की कुर्सी पर बैठ गए। प्रभाकर जी अपने दोस्त को देखकर हैरान थे। हमेशा जीन्स, टी शर्ट, स्पोर्ट शूज और आंखों पर काला चश्मा लगाए रहने वाले शांतनु जी आज धोती कुर्ते में उनके सामने बैठे थे। प्रभाकर जी ने माथा सिकोड़ते हुए कहा, सब ठीक तो है आज इस रूप में? शांतनु जी प्रभाकर जी की तरफ देख के बोले, अरे सोचा तेरी बात मान ले, कितने ही नए नवेले बन के घूमे, लेकिन सच तो ये बुढ़ापा ही है ना। कितना आराम मिलता है इन कपड़ों में, अब समझ आया। इतना कहते कहते वो जोर जोर से खांसने लगे। प्रभाकर जी तुरंत कुर्सी से उठे, उनकी पीठ से हिलाई और पानी का ग्लास हाथ में दिया। बोले, 1000 बार कह चुका हूं टेस्ट करा ले, लेकिन एक नहीं सुननी किसी की। प्रभाकर जी अक्सर शांतनु जी को बुढ़ापे में खाने पीने पर एहतियात बरतने को कहते थे, लेकिन शांतनु जी का एक ही जवाब होता था, बुढ़ा मैं नहीं हूं, तू है। मैं तो अब भी बॉलीवुडिया गानों पे नाच सकता हूं। लेकिन आज प्रभाकर जी की बात पर शांतनु बस कुछ देर उनको देखते रहे, फिर लंबी सांस भरकर बोले, हाँ अब आराम करना चाहता हूं। शांतनु जी के इस जवाब ने प्रभाकर जी के माथे की रेखाओं को और मोटा कर दिया था। पिछले शुक्रवार ही तो शांतनु जी प्रभाकर जी से जिद कर रहे थे कि चलना हम दोनों फिल्म देखने जाएंगे, खूब मिठाई खाएंगे, सड़कों पे देर रात तक घूमेंगे। उस वक्त प्रभाकर जी ने अपने दोस्त का हाथ झटकते हुए सीधा सा जवाब दिया था, पागल है क्या, तू जानता है ना मुझे अमर होने का वरदान भी दे दे कोई, तब भी मैं ये सब ना करूं। लेकिन आज वही शांतनु जी अपने मुंह से आराम की बातें कर रहे थे। सोच की लहरों में खोए प्रभाकर जी के कंधे को शांतनु जी ने हिलाया और कहा, चलता हूं।
प्रभाकर जी ने आंखों से सहमति दी और उन्हें गेट तक गौर से जाते हुए देखते रहे। विपरीत धाराओं सा परिवर्तन शांतनु जी में उन्होंने कभी नहीं देखा था। हमेशा हंसने, नाचने, गाने वाला उनका दोस्त आज बहुत कुछ अनकहा कह गया था। लेकिन क्या? मन कुछ सुलझाने की कोशिशों में उलझ गया था। सवेरे के 5 बज गए थे। रामधुन गूंज रही थी, लेकिन आज ये आवाज शांतनु सदन से आ रही थी। प्रभाकर जी आवाज सुनकर बाहर आए और बोले, अरे आज ये सूरज किस दिशा से निकला है? जिंदगी में पहली बार ये चमत्कार कैसे हुआ? शांतनु जी ने प्रभाकर जी की बात का उत्तर बस एक छोटी सी स्माइल से दिया और भीतर चले गए। आज के इस बदलाव से प्रभाकर जी के मन में उपजे संदेह के बीजों में जान पड़ गई थी। वो सोच रहे थे, क्या ये वही शांतनु है जो मुझको चिढ़ाने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे? प्रभाकर जी की शादी में वरमाला के समय मैं क्या करूं राम मुझे बुढ़ा मिल गया वाला गाना बजवा दिया था। सारे जनवासे की औरतें दांतों में आंचल दबाए हंस पड़ी थी। लेकिन आज दोपहर हो चली थी। तपिश और हवाओं के बीच जोरदार झगड़ा चल रहा था। गली में सन्नाटा था, लेकिन लॉन के आम पर कुछ गौरैया आपस में बातें कर रही थीं। शांतनु जी को लेकर प्रभाकर जी के मन के सवाल भी बाहर की तपिश से जल रहे थे। अधलेटे हुए खिड़की से बाहर एक टक देख रहे थे, जैसे अपने दोस्त के घर की दीवारों में अपने जवाब तलाश रहे हों। प्रभाकर जी झटके से उठे, अपना डंडा उठाया, कुर्ता पहना और निकल गए। सीधे जाकर रुके शांतनु जी के गेट के सामने। कुछ देर गेट खटखटाया, लेकिन कोई आया नहीं, तो खुद ही भीतर चले गए। कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। टेबल पर दवाइयों के पुलिंदे और कुछ कागज बिखरे हुए थे। शांतनु कमरे में नहीं थे। आवाज लगाई तो उनकी देखभाल करने वाले लड़के राजू ने बताया, बाबूजी बाहर गए, आते होंगे, आप थोड़ी देर इंतजार कर लीजिए। प्रभाकर जी ने पूछा, कुछ बता के गए क्या? राजू ने कहा, नहीं, बस इतना ही कहा कि थोड़ी देर में आते हैं। प्रभाकर जी पलंग के बगल वाली कुर्सी सरकाकर बैठ गए और टेबल पर पड़ी दवाइयों के पत्ते उठाकर देखने लगे। दवाइयों के पत्ते पढ़ते पढ़ते राजू को आवाज दी, क्यों राजू, तेरे बाबूजी की तबीयत ठीक नहीं क्या? फिर टेबल पर बिखरे कागज पड़े तो उनके हाथ कांप गए। अपने चश्मे को कुर्ते के छोर पर रगड़कर साफ किया और फिर से उन कागजों को पढ़ने की कोशिश की। तब तक राजू भी हाथ में पानी की ट्रे लिए कमरे में आ गया। उसने कहा, कुछ दिनों से तबीयत ज्यादा खराब है। जब मैं पूछता हूं तो बताते नहीं कुछ। 2 दिन से तो बहुत बुखार था। आज ही कह रहे थे शिव भैया के पास दिल्ली चले जाएंगे। प्रभाकर जी ने कुर्सी के टिकोने पर सर टिका दिया। देर तक कमरे की छत पर अपने दोस्त के मुस्कुराते चेहरे को तलाश रहे थे। राजू ने 3 बार पूछा, बाबूजी, बाबूजी क्या हुआ? बाबूजी, बाबूजी। प्रभाकर चौंक कर बोले, हाँ, नहीं नहीं, कुछ नहीं, और उठकर चले गए। जाते जाते राजू को सख्त हिदायत दी कि सुनो, तुम्हारे बाबूजी आए तो उनसे मत कहना कि मैं आया था, मैं उनसे मिलकर बात कर लूंगा, और अपने घर के लिए निकल गए। प्रभाकर जी ने अपने कमरे में आकर अलमारी के ऊपर रखे संदूक को मेज पर चढ़कर उतारा और खोलकर बैठ गए। सारा गुजरा वक्त उस संदूक से निकलकर उनके चारों तरफ बिखर गया था। मोरपंखी रंग की जिल्द वाला एल्बम निकाला। परिवार से ज्यादा शांतनु जी के साथ थी प्रभाकर जी की तस्वीरें। कॉलेज के दिनों में नया नया कैमरा लिया था। शांतनु जी ने अपने दोस्त के कितने सारे भाव उन रंग बिरंगी तस्वीरों में कैद कर लिए थे, लेकिन शांतनु जी का हर टुकड़े में बस एक ही भाव था, मस्ती से भरा, अलहदा। एल्बम के पन्ने पलटते पलटते प्रभाकर जी का हाथ एक पन्ने पर ठिठक गया। इस तस्वीर में शांतनु जी ने कॉलेज में हार्ट अटैक की एक्टिंग करके कैसा डरा दिया था। अपनी गोद में शांतनु जी को लिटाए प्रभाकर जी सबको डांट रहे थे, और कुछ देर बाद शांतनु जी खिलखिला के हंस दिए थे। पूरे 2 दिन बात नहीं की थी प्रभाकर जी ने उनसे। प्रभाकर जी उस तस्वीर को छाती से लगाए देर तक अलमारी से टिके रहे। आंखों की नमी में एक ही दुआ तैर रही थी, काश आज का ये सच भी वैसा ही कोई नाटक हो।
तस्वीर को सीने से लगाए हुए प्रभाकर जी ने संदूक में यादों के तले दबी एक गुलाबी कमीज बाहर निकाली और उसे अपने गले से भींच लिया। ये वही तोहफा था जिसे शांतनु जी ने उनके रिटायरमेंट पर दिया था। अब आंखें बरस चली थीं। कमीज का गुलाबी रंग भीग कर और चटक हो गया था। प्रभाकर जी रात भर अंधेरों का सफर खुली आंखों से देखते रहे और खुद से सैकड़ों सवाल करते रहे। कैसे उनकी नजरें उजाले ओढ़कर आए अंधेरों की साजिशें पढ़ नहीं सकी थीं। शांतनु जी की हमेशा खिलखिलाने वाली आंखें काले गड्ढों के भीतर धंसी जा रही थीं। हाथ कांपने लगे थे, सांसें भी कितनी उखड़ने लगी थीं। ये सब मैं क्यों नहीं देख सका? क्यों अपनी हर बात सबसे पहले मुझसे कहने वाला शांतनु इतना बड़ा सच दिल में कैद किए बैठे है? हफ्ते भर से शांतनु जी और प्रभाकर जी के झगड़े की आवाजों ने किसी के घर की बत्ती नहीं जलाई थी। शाम गहरी हो चली थी। प्रभाकर जी ने अपने लॉन से ही शांतनु जी को नीचे आने के लिए बुलाया। नीचे आ जा, कहीं चलते हैं। शांतनु जी ने कुछ नानुकुर करने की कोशिश की, लेकिन फिर ये सोचकर नीचे आ गए कि कहीं प्रभाकर जी कोई ज्यादा सवाल न करने लगे। आज सालों बाद प्रभाकर जी अपनी काली कार की ड्राइविंग सीट पर थे। शांतनु जी ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों भाई, आज इतने सालों बाद ड्राइविंग सीट पर? यह करिश्मा कैसे हुआ? प्रभाकर जी मुस्कुराए और गाड़ी स्टार्ट करके निकल गए। गाड़ी चौड़ी सी सड़क पर आगे बढ़ी जा रही थी। किनारों के पेड़ काले काले दुशाले ओढ़े खड़े थे। जैसे ही इन पर कार की रोशनी पड़ती, ऐसा लगता जैसे परछाइयां उतर कर भाग गई हों। गाड़ी एक बड़े से गेट के सामने जाकर ठहर गई। ये वो स्कूल था जहां दोनों पढ़े भी थे और पढ़ाया भी था। दोनों गाड़ी से उतरे। शांतनु जी के सवाल ने चुप्पी तोड़ी। इतनी रात हम यहाँ क्यों आए? प्रभाकर जी बिना कुछ कहे स्कूल के आखिरी छोर पर बनी बेंच की तरफ बढ़ गए। पीछे पीछे शांतनु जी भी चल दिए। दोनों गेरुए रंग से रंगी लकड़ी की बेंच पर बैठ गए। शांतनु जी देर तक बेंच पर ऐसे हाथ फिराते रहे जैसे सोते बच्चे के माथे पर पिता अपने बचपन को सहला रहा हो। वो यकायक हंसे और बोले, याद है तुम्हें इस बेंच ने हमारे कितने कारनामे झेले हैं? प्रभाकर जी ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ, मास्टर जी की मार से लेकर पहले प्यार तक सब याद है। एक ठहाका कुछ क्षणों के लिए इस अमावसी रात को उजाले से भर गया था। उन हंसी के ठहाकों में वो पहली प्रेमिका सुपर्णा भी आज सालों बाद याद आई, जो मास्टर जी के डंडों के कारण शांतनु का पहला प्यार बनते बनते रह गई थी। वो छज्जन की चाय की गुमटी और उसके उधार के पैसे अब भी स्कूल की दीवारों में दर्ज हैं। आज सब कुछ इस गेरुए रंग से निकलकर प्रभाकर जी और शांतनु जी की बाहों में आ गया था। यादें बोलते बोलते ठहर गईं। शांतनु जी आंखें जमीन में गाड़कर खामोश हो गए। सन्नाटे के हावी होते शोर को प्रभाकर जी कुछ कहकर तोड़ देना चाहते थे, लेकिन दर्द को शब्द दे देना और तकलीफ देता है। इसलिए चुपचाप धरती से बातें करते शांतनु जी को देखते रहे। चाहते थे कि शांतनु जी अपने दर्द की कुछ बर्फ उनके कंधों पर पिघला दें, लेकिन जिंदगी ये नया रूप गढ़ के आई थी। दोनों रोती आंखों पर हंसी के पर्दे डाल रहे थे, भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कब तक? सवालों और जवाबों में उलझते सुलझते शांतनु जी के दिल्ली जाने का दिन भी आ गया। शांतनु जी कागज पर अपने दोस्त को अंतिम विदाई लिखने बैठे तो आंखों में बादल पहले ही घिर चले थे। कलम बस अपने आप चल रही थी। प्रभाकर, जिंदगी अब विदा चाहती है। कुछ दिन पहले ही रिपोर्ट आई थी कि मुझे लास्ट स्टेज कैंसर है। तेरी आंखों में मेरी मौत देखने की हिम्मत नहीं है, इसलिए जा रहा हूं। जिंदगी भर का सफर हमने साथ तय किया है, लेकिन अब तो अकेले ही जाना होगा। नौकरी, शादी, बच्चे, प्रमोशन, रिटायरमेंट, सब में तू मुझसे आगे रहा, लेकिन अब इस आखिरी लड़ाई में मैं जीत रहा हूं। चलता हूं, ऊपर मिलूंगा, पर खबरदार जो जल्दी आया। कुछ दिन स्वर्ग का आनंद अकेले लेना है मुझको। तुम्हारा शांतनु। लिखकर कलम ठहर गई।
आराम कुर्सी पर टिके शांतनु जी चिट्ठी और ट्रेन टिकट को कभी इस हाथ में पकड़ते, कभी दूसरे हाथ की उंगलियों को भींच देते। शायद ये दोनों रास्ते थे जिनमें से एक पर उनको जाना था। जिंदगी भर जिसके बिना नहीं रहे, उसको इस तरह छोड़कर जाना उनको बेचैन किए देता था। आंखों के बंद दरवाजों के पीछे सारी गुजरी जिंदगी जी उठती। शांतनु जी की आंखों के कोनों से सावन की बूंदें ढुलक पड़ी। रात के 12 बज गए थे। कैब दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई थी। चिट्ठी को मेज के कोने में दबाकर शांतनु जी रेलवे स्टेशन के लिए निकल गए। वो स्टेशन के बाहर खड़े अपने शहर को आखिरी बार निहार रहे थे। ट्रेन आने का अनाउंसमेंट भी हो चला था। शांतनु जी स्टेशन के भीतर जाने को हुए तो पीछे से किसी ने उनका हाथ थाम लिया। वो पीछे मुड़े तो गुलाबी कमीज, काली जीन्स, स्पोर्ट शूज और रात में भी काला चश्मा पहने हुए एक 6 फुट का आदमी सामने था। शांतनु जी ने ऊपर से नीचे हैरान होते हुए देखा और बोले, प्रभाकर। प्रभाकर जी ने आंखों से काला चश्मा उतारा और बोले, हाँ मैं। तू मुझे अकेले छोड़ने की सोच भी कैसे सकता है? शांतनु जी ने कहा। शिव, प्रभाकर ने बीच में ही बात काटते हुए कहा, बस अब और बहाने नहीं, मैं सब जानता हूं। तू कितना ही भाग ले, लेकिन हमारी दोस्ती बहुत जिद्दी है। जहां जाएगी साथ ही जाएगी। शांतनु जी प्रभाकर के कंधों से लिपट गए। प्रभाकर जी की गुलाबी कमीज पर अब सावन और भादों के बादल एक साथ बरस रहे थे। ये दोनों दोस्त अब भी केर-बेर से हैं। रोज रामधुन पर झगड़ते हैं, लेकिन अब बॉलीवुड के गानों पर साथ में थिरक भी लेते हैं। कभी जीन्स टी शर्ट में, कभी धोती कुर्ते में देर रात तक सड़कों पर टहलते हैं और उसी स्कूल की बेंच पर जिंदगी की मुस्कुराहटें बांट लेते हैं। दोस्तों, ये कहानी बस इतनी सी।